हेलो व्यूअर्स, हाउ आर यू। इससे प्रीवियस लेक्चर पे अगर हम लोग बात करें बेटा, जो इससे पहले हम लोगों ने वीडियो लेक्चर आपके लिए बनाया था, उसमें हम लोगों ने बात की थी सॉल्यूशन एंड वेरियस वे टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। क्लियर है? जिसमें हम लोगों ने आपको स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं बताया था, मास परसेंटेज क्या होती है बेटा, मास बाय मास, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम के बारे में बताया था, पीपीएम क्या होता है, कब इस्तेमाल किया जाता है वो बताया था, और मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी, ये दो मेन टॉपिक आपको बताए थे। और फिर डेंसिटी के साथ मोलैरिटी का रिलेशन और मोलैलिटी और मोलैरिटी के रिलेशन के शॉर्टकट फार्मूले टू सॉल्व योर ऑब्जेक्टिव। आज हम अपने उसी लेक्चर को आगे प्रोसीड करते हैं बेटा, और आज हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज नॉर्मेलिटी। ये एक्चुअल में हमारा 6th वे टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है। तो देखते हैं बेटा जी नॉर्मेलिटी होता क्या है। दैट इज नॉर्मेलिटी। ओके, अगर हम डिफाइन करें बेटा तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन तो आप समझते हैं। यहां जो टर्म आई है जो आपके लिए कंफ्यूजिंग हो सकती है बेटा, वो है ग्राम इक्विवेलेंट्स। ठीक है, अब ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं और कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम लोग समझते हैं। देखिए एक्चुअल में अगर मैं नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लिखता हूं बेटा जी, तो फॉर्मूला बनता है मेरे पास गिवन मास, मोलैरिटी में यहां हम लिखते थे मॉलिक्यूलर मास, लेकिन नॉर्मेलिटी में आ जाएगा इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास इनटू 1000 ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ठीक है जी, सिर्फ फर्क क्या है मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में, यहां मॉलिक्यूलर मास होता था और अब हमारे पास इक्विवेलेंट मास है। तो पहले तो ये समझना है कि ये इक्विवेलेंट मास हम निकाल कैसे सकते हैं, ये होता क्या है। तो देखिए बेटा, इक्विवेलेंट मास को निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, इक्विवेलेंट मास दैट इज मॉलिक्यूलर मास, किसी भी चीज का मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर बेटा, डिवाइडेड बाय n फैक्टर। अब सवाल उठता है कि सर n फैक्टर क्या है। तो n फैक्टर बेटा इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि आप किसका इक्विवेलेंट मास निकालना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, क्या आप किसी एसिड का निकालना चाह रहे हैं या किसी बेस का निकालना चाह रहे हैं, या कोई सोल्ट है, इवन एलिमेंट का भी हो सकता है, कोई किसी रिएक्शन में किसी एक कंपाउंड का भी हो सकता है, जैसे कि रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं, किसी कैटायन का भी हो सकता है, किसी एनायन का भी हो सकता है। तो हमें यहां यह ध्यान रखना है बेटा जी कि n फैक्टर इज डिपेंड अपॉन दैट क्वांटिटी जिसका आपको इक्विवेलेंट मास निकालना है, उसके हिसाब से ही n फैक्टर डिस्क्राइब होगा। तो देखिए n फैक्टर क्या है, कैसे है वो समझिए। फॉर एग्जांपल, इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड की बात करते हैं बेटा जी। कोई एसिड है हमारे पास, ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट मास कैसे निकलेगा समझिए। इक्विवेलेंट मास का तरीका होगा बेटा, आप शॉर्ट में लिखेंगे इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू इट्स मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर। बट एसिड के केस में जो n फैक्टर होता है बेटा, हम उसे बेसिसिटी बोलते हैं। द वर्ड इज बेसिसिटी। ध्यान से देखिएगा, है एसिड लेकिन टर्म क्या यूज हो रही है, बेसिसिटी। अब यहां से क्वेश्चन अराइज होता है कि सर ये बेसिसिटी होती क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय बेसिसिटी। बेसिसिटी होती है बेटा किसी भी एसिड में कितने H पॉजिटिव ऐसे हैं जो रिलीज हो सकते हैं या जो रिप्लेस हो सकते हैं या डिस्प्लेस हो सकते हैं। द नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल H पॉजिटिव आयन इन एन एसिड। तो बेसिसिटी की क्या डेफिनेशन बनेगी बेटा जी, द नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल
H positive ion in an acid। एग्जाम्पल से समझा देता हूं बेटा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। अभी ये कितने H पॉजिटिव रिलीज कर सकता है बेटा? इट कैन रिलीज 1 H पॉजिटिव। तो इसका जो बेसिसिटी होगा वो बेटा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर अब मुझे इसका इक्विवेलेंट मास निकालना है, इक्विवेलेंट मास, देखिए बेसिसिटी कितना है 1, और बेसिसिटी ही क्या होती है एसिड के केस में? n फैक्टर। तो क्या कर देंगे हम लोग, इसका मोलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 1। अभी मोलिक्यूलर मास हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का बेटा जी 35.5 डिवाइडेड बाय 1 36.5। तो HCl के केस में तो मोलिक्यूलर मास और इक्विवेलेंट मास बेटा जी बराबर आ गया। और बराबर क्यों आया? क्योंकि n फैक्टर 1 था, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो सेम रहेगा। लेकिन सेकेंड एग्जांपल देखते हैं बेटा, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है जी। अब सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है बेटा जी? 2H पॉजिटिव रिलीज करता है। तो इसका बेसिसिटी कितना हो गया? 2। बेसिसिटी 2 मतलब n फैक्टर 2 हो गया। तो अब क्या करेंगे, अगर इसका इक्विवेलेंट मास निकालना है बेटा, तो इसका मोलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। अभी मोलिक्यूलर मास सल्फ्यूरिक एसिड का आप कैलकुलेट करेंगे तो दैट इज 98। हाइड्रोजन का 2, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16। और क्योंकि ऑक्सीजन 4 है तो 16 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट विल बी 64। तो ओवरऑल सम कम आउट टू बी 98। तो व्हेन वी आर गोइंग टू डिवाइड 98 विद द n फैक्टर, आवर वैल्यू कम्स आउट टू बी 49। तो सल्फ्यूरिक एसिड के केस में इक्विवेलेंट मास हमारा 49 है, जबकि मोलिकुलर मास हमारा कितना था? 98 था। और केस स्टडी कर लेते हैं बेटा जी। फॉर एग्जांपल H3PO4, ठीक है। अभी अगर इसकी शेप बनाए हम लोग, ऐसी शेप बनेगी। ये शेप आप वेस्पर थ्योरी में जाकर देख सकते हैं अगर कोई भी इश्यू है तो अब इस केस में क्या होता है बेटा, जितने भी H, समझिएगा मैं आपको एक बार एक बात बताता हूं। एक टर्म होती है बेटा ऑक्सो एसिड बोलते हैं उसको। क्या वर्ड यूज करते हैं हम लोग? स्पेशल केस है हमारे पास ऑक्सो एसिड। अब पहली बात यह होती है कि सर ये ऑक्सो एसिड्स होते क्या है? ऐसे एसिड्स बेटा जी जिनका H पॉजिटिव आयन OH ग्रुप से रिलीज होता है। ध्यान से सुनिए, ऐसे एसिड जिनका H पॉजिटिव आयन OH ग्रुप से रिलीज होता है उन्हें ऑक्सो एसिड कहा जाता है, ठीक है। दोज एसिड्स whose H positive ion are released from OH group। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है बेटा जी H2SO4, अगर मैं इसकी शेप बनाता हूं, ये आप वेस्पर थ्योरी का लेक्चर जाके देखिए, आपको सारी शेप समझ में आ जाएंगी, कोई इश्यू नहीं रहेगा। तो यहां देखिए बेटा, ये मेरे पास क्या शेप बनेगी? द शेप विल बी समथिंग लाइक दिस। ये मेरी शेप होती है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो अब जो H पॉजिटिव है वो इस OH ग्रुप से रिलीज हो रहा है बेटा, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज ऑक्सो एसिड। दूसरा H पॉजिटिव कहां से आएगा? इससे। तो टोटल जितने भी OH होंगे सिर्फ वही H पॉजिटिव रिलीज कर पाएंगे बेटा। तो हाउ मेनी OH ग्रुप्स आर देयर? 2। तो इसकी बेसिसिटी क्या हो गई हमारे पास? तो ऐसे एसिड को हम डाई बेसिक एसिड बोलते हैं, डाई बेसिक एसिड, ठीक है। कुछ और एग्जांपल स्टडी कर लेते हैं बेटा। देखिए इधर देखते हैं एक बार एग्जांपल्स। H3PO2 का एग्जांपल ले लेते हैं, H3PO3 का एग्जांपल ले लेते हैं, H3PO4 का एग्जांपल ले लेते हैं, HClO2, HClO3 और HClO4। ये कुछ स्ट्रक्चर्स हम लोग बनाएंगे बेटा और फिर ये देखेंगे कि इनकी बेसिसिटी क्या आती है। तो जब इसका स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं बेटा, मैं फिर कह रहा हूं इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वेस्पर थ्योरी के लेक्चर को ध्यान से देखना पड़ेगा बेटा। तो दैट इज OH और H। टेट्राहाइड्रल इसकी शेप होती है बेटा।
अब ध्यान से देखिए, हालांकि वी हैव 3H, लेकिन H हमेशा रिलीज होगा OH ग्रुप से। अभी OH ग्रुप कितने हैं हमारे पास? एक ही OH ग्रुप है, ये वाला ग्रुप है, तो ये कंपाउंड सिर्फ एक ही H पॉजिटिव रिलीज कर सकता है। ये बहुत जरूरी बात है बेटा जो आपको समझनी है कि H पॉजिटिव कहां से निकलता है? OH ग्रुप से निकलता है। अगर ऑक्सो एसिड की पहचान होती है जिसमें ऑक्सीजन आ जाए आपके पास, मोटे तौर पे आप ये पहचान सकते हैं। तो इस केस में जो हमारे पास बेसिसिटी हुई बेटा, दैट इज 1। तो बेसिसिटी ऑफ H3PO2 इज 1। अगर मैं बात करता हूं बेटा H3PO3 की, यहां हम लोग शेप बना लेते हैं H3PO3। देखिए 3 H हो गए, 3 O हो गए बेटा जी, और एक P है, दैट इज H3PO3। हाउ मेनी OH ग्रुप्स आर देयर? वी हैव 2 OH ग्रुप्स। तो कितने H पॉजिटिव जाएंगे बेटा जी? 2 H पॉजिटिव जाएंगे। तो इस केस में हमारी जो बेसिसिटी होगी वो 2 हो जाएगी। अगर हम बात करें H3PO4 की बेटा जी, तो H3PO4 में यहां एक O आ जाएगा। देखिए H3PO4, हाउ मेनी OH ग्रुप्स आर देयर? 3। तो इन दिस केस आवर बेसिसिटी विल बी 3। तो सिर्फ H देख के देखिए, H तीनों में 3 है, लेकिन वो एक H रिलीज कर रहा है, ये 2 कर रहा है और ये 3 कर रहा है। बहुत जरूरी चीज है बेटा, यही क्वेश्चन गलत होते हैं। जनरली क्या करते हैं स्टूडेंट, 3 हाइड्रोजन है तो तीनों रिलीज होंगे, जरूरी नहीं होता है बेटा। 3 है तो तीनों भी हो सकते हैं, दोनों भी हो सकते हैं और एक भी हो सकता है। मगर वो होता कौन सा ऑक्सो एसिड में? जो OH की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। देखिए अभी यहां अगर आप देखें तो 2H है, लेकिन दे आर डायरेक्टली अटैच टू फॉस्फोरस। तो अगर हम ये OH तोड़ देंगे बेटा, तो कंपाउंड की शेप, स्ट्रक्चर, सिमेट्री सब डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इस वजह से ये H रिलीज नहीं होते हैं। अगर बात करें बेटा HClO2 की, तो इसकी जो शेप होती है दैट इज, यहां पे 2 लोन पेयर होंगे हमारे पास, ये शेप होती है। तो कितने OH ग्रुप है बेटा जी? एक OH ग्रुप है हमारे पास। तो बेसिसिटी कितनी आ गई? 1। अगर बात करें HClO3 की बेटा जी, तो ये शेप हो जाएगी आपके पास। अभी भी एक OH ग्रुप है तो एक ही रहेगा, यहां भी एक OH ग्रुप आएगा तो यहां भी एक रहेगा। तो शेप बना के ही आप डिसीजन लें, उससे पहले डिसीजन ना लें। एक और देख लेते हैं, वेल नोन एग्जांपल नाइट्रिक एसिड। अगर हम नाइट्रिक एसिड की शेप बनाते हैं बेटा जी, दैट इज OH N डबल बॉन्ड O, और ये एक डेटिव बॉन्ड होता है। आप पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड क्या होते हैं। अभी हाउ मेनी OH ग्रुप्स आर देयर? 1। तो इसकी भी बेसिसिटी क्या होगी? 1। जिसकी बेसिसिटी 1 वो मोनोबेसिक, जिसकी बेसिसिटी 2 वो डाई बेसिक, और जिसकी बेसिसिटी 3 बेटा जी वो ट्राई बेसिक। ऐसे सिस्टम चलता है। और ऑक्सो एसिड के केस में आपको स्पेशल ध्यान रखना है कि आपको शेप बना के ही पता चलेगा, या तो फिर आप याद कर सकते हैं। 2 ही ऑप्शन है। मैं मानूंगा कि आपको समझ में आना चाहिए कि भाई शेप कैसे बनेगी और फिर OH ग्रुप कितने हैं और कितने H निकलेंगे। तो एसिड के केस में बेटा जी, वेरियस एसिड के केस में हम लोग ये निकाल सकते हैं। अब यहां मैं आपको एक एक्सेप्शन नोट करवा रहा हूं, ध्यान रखिएगा बेटा, दैट इज H3BO3। अगर आप इसकी शेप समझेंगे तो दैट विल बी OH ग्रुप, OH ग्रुप और OH ग्रुप। लेकिन ये कंपाउंड बेटा मोनोबेसिक होता है। क्यों होता है ये हम लोग जब एसिड और बेस का कंटेंट स्टडी करेंगे तब आपको बताएंगे कि H3BO3 में 3 OH होने के बावजूद भी ये ग्रुप किस वजह से मोनोबेसिक होता है। क्लियर है? समझ पा रहे हैं बात को? या मैं आपको हल्का सा हिंट दे देता हूं बेटा, मान लीजिए मैं यहां से H पॉजिटिव रिलीज कर देता हूं बेटा, मैंने निकाल दिया H पॉजिटिव, तो ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आएगा? नेगेटिव। तो जो लोग रेजोनेंस समझते हैं, इसीलिए कहा कि हम लोग थोड़ा लेटर डिस्कस करेंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा बेटा जी, ये यहां बॉन्ड बना लेगा इस तरीके से। आई बात समझ में? तो अब क्या हो सकता है आपके पास, ये बॉन्ड बन गए। जैसे ही ये बॉन्ड बनेगा बेटा जी, तो उसके बाद और OH रिलीज नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि बोरोन क्या है हमारे पास? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। तो क्या हो जाएगा बेटा? 2 और 3। ठीक है, तो ये हमारी फॉर्मेशन है। तो ऑलरेडी 3 बॉन्ड वो बना चुका है, एक लोन पेयर उसने ले लिया। समझिएगा, देखिए 3 बॉन्ड का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, और एक ये बॉन्ड आ गया बेटा जी, तो 8 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन तो हो नहीं सकते ऑक्टेट रूल के हिसाब से। तो ये खैर ये चीजें हम लोग अलग सेक्शन में डिस्कस कर लेंगे, बस ये एक एक्सेप्शन है, आप याद रखिएगा। अगर कभी कोई ऑब्जेक्टिव आता है, H3BO3 एक मोनोबेसिक होता है। तो दिस इज द वे
टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एसिड। ठीक है, क्या करना है, मॉलिक्यूलर मास को एन फैक्टर से डिवाइड कर दो। एन फैक्टर क्या होता है एसिड के केस में, बेसिसिटी होता है। बेसिसिटी क्यों होता है ये भी समझ लीजिए। देखिए मान लीजिए मेरे पास कोई एसिड है और मुझे पता करना है कि ये कितने H पॉजिटिव रिलीज कर सकता है बेटा, तो उसका एक ही तरीका है, आप उसकी टाइट्रेशन कर दीजिए। कैसे करेंगे, ऊपर से आप बेस डालना शुरू कर दो। क्या सिस्टम होगा बेटा, मान लीजिए मेरे पास ये एक टाइट्रेशन के लिए मेरे पास एक ये ब्यूरिट है और नीचे मेरा कोई टाइट्रेशन फ्लास्क है जिसमें कि कोई एसिड रखा हुआ है बेटा। अब मुझे नहीं पता कि ये कितने H पॉजिटिव देगा, मुझे कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या करता हूं, ऊपर से बेस डालता हूं NaOH। अभी बेस क्या करेगा बेटा जी, बेस प्रोड्यूस करेगा OH नेगेटिव, एसिड प्रोड्यूस करेगा H पॉजिटिव, दोनों मिलके हो जाएंगे न्यूट्रलाइज। तो मैं बेस डालता रहूंगा और गिनता रहूंगा, 1 मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल 3 मॉलिक्यूल, वो न्यूट्रलाइज होते जा रहे हैं बेटा, होते जा रहे हैं। मान लीजिए 4 न्यूट्रलाइज हुए और 5वें ने अपना कलर शो कर दिया, इसका मतलब 4 न्यूट्रलाइज अगर OH हो रहे हैं तो अंदर कितने H होंगे, 4H पॉजिटिव। देखिए 4 OH आए, चारों न्यूट्रलाइज हो गए, 5वां नहीं हुआ, सोच के देखिए, इसका मतलब आपके एसिड में कितने H थे, 4H पॉजिटिव थे। तो इस हिसाब से एसिड के H पॉजिटिव की जो फाइंडिंग्स है वो किसकी मदद से हो रही है बेटा जी, बेस की मदद से हो रही है। दैट्स व्हाई वी यूज द टर्म बेसिसिटी। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि सर एसिड के केस में बेसिसिटी क्यों, जब बेस को स्टडी करेंगे तो एसिड डालेंगे। तो हम तो स्टडी एसिड को कर रहे हैं ना, हमें तो एसिड पता है, बेस के अंदर कितने OH हमें नहीं पता है। दैट्स व्हाई वी यूज द टर्म एसिडिटी इन केस ऑफ बेस एंड बेसिसिटी इन केस ऑफ एसिड। ठीक है, एक बार इसको नोट कीजिए, फिर हम इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखिए क्या किया था अभी तक हम लोगों ने बेटा, नॉर्मेलिटी में हमने एन फैक्टर निकालने की कोशिश की थी। एसिड के लिए क्या हो गया बेटा जी, एन फैक्टर, दैट इज बेसिसिटी। और बेसिसिटी कैसे निकालनी है वो हम लोगों ने डिस्कस किया। अब बात करते हैं बेटा जी, इफ वी हैव ए बेस लाइक NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब बेस क्या होते हैं बेटा, बेस वो होते हैं जो OH नेगेटिव रिलीज कर सकते हैं। तो बेस के केस में एन फैक्टर क्या होता है हमारे पास, बेस के केस में होता है बेटा जी एसिडिटी। अब फिर सवाल कि सर एसिडिटी क्या होता है, जैसे बेसिसिटी था बेटा, बेसिसिटी था नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयन, तो बेसिसिटी तो हो गया H पॉजिटिव आयन, तो एसिडिटी क्या होगा, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH नेगेटिव आयंस। ओके, दैट इज अवर यू कैन से एसिडिटी। तो मान लीजिए मुझे इक्विवेलेंट मास निकालना है, कैल्शियम शुरू में ले लेते हैं, चलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का निकालना है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इट्स एसिडिटी। तो NaOH का इक्विवेलेंट मास कैसे आएगा, इसका मॉलिक्यूलर मास 40, और क्योंकि ये एक OH दे सकता है बेटा जी, तो बेसिस एसिडिटी हो गई 1, तो इसका इक्विवेलेंट मास भी कितना आ जाएगा 40। लेकिन अगर हम बात करें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बेटा, तो इसका मास कितना आएगा, कैल्शियम का 40, 16 17 की ट्वाइस 34, तो इट कम्स आउट टू बी 74। लेकिन कितने OH नेगेटिव दे सकता है बेटा जी, 2, तो इसकी एसिडिटी हो गई 2। एसिडिटी मींस एन फैक्टर, आ रहा है ना समझ में, तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 37। सेम आप एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का भी निकाल सकते हैं, जो भी इसका मास होगा उसे आप 3 से डिवाइड कर दें। तो बेस को बेटा जी ऐसे स्टडी करते हैं। अब इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एलिमेंट, अगर किसी एलिमेंट का निकालना है बेटा, इसके केस में जो एन फैक्टर होता है हमारा, दैट इज इट्स वैलेंसी। इसकी जो भी वैलेंसी होगी बेटा वही इसका एन फैक्टर होगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना है, तो इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या हो जाएगा,
इसका एटॉमिक मास, क्योंकि एटम है तो हम एटॉमिक मास बोल रहे हैं, और डिवाइडेड बाय इट्स वैलेंसी। एटॉमिक मास एल्यूमिनियम का 27 बेटा जी, और वैलेंसी होती है 3, तो इसका इक्विवेलेंट मास आ जाएगा 9। तो एलिमेंट के केस में आपको क्या करना है, उसका मास और डिवाइडेड बाय इट्स वैलेंसी, जो भी उसकी वैलेंसी होगी आप उससे डिवाइड कर दें। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट एक हुआ एसिड का, देन बेस, देन एलिमेंट। अब हम बात करते हैं बेटा जी इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट। अभी सॉल्ट के केस में जो एन फैक्टर होता है बेटा, वो होता है चार्ज ऑन पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट, चार्ज ऑन कैटायनिक, टोटल कैटायनिक और एनायनिक पार्ट। एनायनिक पार्ट इक्वल ही होगा तभी वो न्यूट्रलाइज होगा। तो मान लीजिए मैं बात करता हूं NaCl की, NaCl इज अ सॉल्ट, तो मुझे निकालना है जी इसका इक्विवेलेंट मास। तो क्या तरीका रहेगा बेटा, इसका मोलिक्यूलर मास और डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन पॉजिटिव और नेगेटिव, किसी पे भी देख लीजिए। अब क्लोरीन पे -1, इस पे +1, तो चार्ज कितना हो गया 1। तो जो इसका मोलिक्यूलर मास होगा दैट इज 23 सोडियम का बेटा, और 35.5 किसका, क्लोरीन का, डिवाइडेड बाय 1, 58.5 ही इसका, जो इसका मोलिक्यूलर मास है वही इसका इक्विवेलेंट मास हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं कैल्शियम क्लोराइड के केस की बेटा, अब यहां पे अगर मैं चार्ज देखता हूं बेटा जी, कैल्शियम पे 2 पॉजिटिव होगा, तो इक्विवेलेंट मास कैसे निकाल दूं भैया, इसका मोलिक्यूलर मास, अभी कैल्शियम क्लोराइड का मोलिक्यूलर मास कैसा होगा, क्लोरीन का होता है बेटा 35.5, 2 क्लोरीन है तो दैट इज 71, और कैल्शियम का होता है 40, तो दैट इज 111। तो मोलिक्यूलर मास हो गया 111, और इसके जो चार्ज है दैट इज 2, तो ये आ जाएगा 55.5। इस तरीके से आपको निकालना है। ऐसे ही AlCl3 हो सकता है या कोई भी आपका सॉल्ट हो सकता है। तो दैट इज 4th। एसिड का निकालना सीखा, बेस का, एलिमेंट का और सॉल्ट का। अब आगे समझिए इक्विवेलेंट मास ऑफ एन आयन। कोई आयन अगर हमें दिया जाए बेटा जी, इस केस में क्या करना होता है, सिर्फ आयन के ऊपर जो चार्ज है उसी से आपको या उसी को आपको एन फैक्टर मानना होता है। फॉर एग्जाम्पल, तो यहां पे हमारा एन फैक्टर क्या हो जाएगा, पहले तो ये देखिए चार्ज ऑन आयन, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। मान लीजिए किसी ने मुझे कहा कैल्शियम 2 पॉजिटिव है, मुझे इसका इक्विवेलेंट मास निकालना है बेटा, तो इसका मोलिक्यूलर मास 40 और चार्ज कितना है 2, तो कम्स आउट टू बी 20। ऐसे आप आयंस का निकाल सकते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल SO4 2 नेगेटिव का इक्विवेलेंट मास निकालना है, तो क्या किया जाए, इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या है, इसका मास कितना होगा बेटा, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16, और 4 ऑक्सीजन है तो 64, तो 32 प्लस 64 दैट कम्स आउट टू बी 96। चार्ज कितना है 2, तो क्या आ जाएगा 48 आपका इक्विवेलेंट मास आ जाएगा सल्फेट आयन। ठीक है, आ रही है बात समझ में। चलिए जी नेक्स्ट, अगर आप इन्हें आगे पढ़ेंगे, अगर कोई रिडॉक्स रिएक्शन होती है बेटा, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है बेटा, ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो किसी चीज का और किसी का रिडक्शन भी हो रहा हो। तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो इलेक्ट्रॉन देता है और जिसका रिडक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन लेता है। तो जितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है वही एन फैक्टर होता है। ठीक है, तो इसमें एन फैक्टर क्या हो जाएगा, आप देखेंगे आगे आगे क्वेश्चंस में इनको, दैट इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा हमारा इक्विवेलेंट मास, मोलिक्यूलर मास ऑफ दैट स्पीशीज डिवाइडेड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग रिएक्शन। तो दिस इज द वे, या ये वो वेरियस वे हैं बेटा जी जिनसे हम अलग अलग स्पीशीज का, आयंस का, मॉलिक्यूल्स का, सॉल्ट का, एसिड का, बेस का इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इक्विवेलेंट मास निकालने के बाद अब याद कीजिए हमारा फॉर्मूला क्या था नॉर्मेलिटी का, दैट इज गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास इनटू 1000 ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। ये हमारा फॉर्मूला था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन ट्राई करते हैं।
सॉरी, क्वेश्चन है बेटा, आई हैव 55.5 grams of calcium chloride in 200 ml of solution. कैलकुलेट इट्स नॉर्मेलिटी, हमें इसकी नॉर्मेलिटी निकालनी है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई कैल्शियम क्लोराइड इज ए सॉल्ट, ठीक है। तो सॉल्ट का पता चलने के बाद हम सॉल्ट के इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला लगाएंगे बेटा, मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय इट्स चार्ज ऑन पॉजिटिव पार्ट, जो हम लोग यहां स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। तो इक्विवेलेंट मास कितना आ जाएगा यहां पे हमारे पास, मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय 255.5। तो जितना हमने मास लिया है उतना ही हमारा इक्विवेलेंट मास आ गया। तो नॉर्मेलिटी क्या हुई, 55.5 गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास इनटू 1000 ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो जब हम इसे कैंसिल आउट करेंगे बेटा जी, तो ये जो कंपोजिशन होगी इसकी जो नॉर्मेलिटी होगी दैट इज 5 नॉर्मल। इस तरीके से आप कोई भी नॉर्मेलिटी निकाल सकते हो, ठीक है। नॉर्मेलिटी के बारे में बेटा जी एक चीज और जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, दैट इज यू कैन से फर्स्ट थिंग कि इट इज डिपेंडेंट अपॉन टेम्परेचर, डिपेंडेंट अपॉन टेम्परेचर। नंबर 2, इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या मतलब है समझिए, डिपेंडेंट अपॉन टेम्परेचर। देखिए जहां भी वॉल्यूम आ जाती है ना वहां टेम्परेचर का रोल आ जाता है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगी, और वॉल्यूम बढ़ेगी तो आपकी नॉर्मेलिटी घटेगी, ठीक है। ऐसे ही एक्सटेंसिव का क्या मतलब है, इट डिपेंड्स अपॉन अमाउंट और यू कैन से नंबर। जहां भी आपका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आ गया यानी कि नंबर की बात हो रही है तो वो एक्सटेंसिव है। जहां नेचर की बात होती है बेटा वो इंटेंसिव होता है। जैसे टेम्परेचर है, टेम्परेचर एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। विस्कोसिटी है, आप 10 लीटर पानी ले लें या आप 2 लीटर पानी ले लें, विस्कोसिटी विल रिमेन सेम। समझ पा रहे हैं ना। डेंसिटी है, वाटर की डेंसिटी, आपके पास टैप वाटर है जो आ रहा है, आप उसमें एक ग्लास में ले लें या पूरी बाल्टी भर ले, विस्कोसिटी विल रिमेन सेम, यानी कि अमाउंट पे डिपेंड नहीं कर रही है। लेकिन नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी और मोलैरिटी बेटा जी अमाउंट पे डिपेंड करती हैं। इसी वजह से ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कंसीडर होती है। क्लियर है, नोट कीजिए, फिर आगे का टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो चलिए बेटा, नेक्स्ट वे टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन होता है हमारे पास मोल फ्रैक्शन। देखिए मोल फ्रैक्शन क्या है समझिए, द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट मतलब जिसको स्टडी करना है, कंपोनेंट टू मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। जितने भी कंपोनेंट के मोल्स होते हैं वो सब, ठीक है। अब मान लीजिए हमारे पास दो चीजें बेटा जी, A प्लस B, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ XA क्या होगा समझिए, XA इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन ऑफ A। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, दिस इज कॉल्ड अवर मोल फ्रैक्शन ऑफ A। अभी A के नंबर ऑफ मोल आप निकाल कैसे सकते हैं, A का गिवन मास डिवाइडेड बाय A का मोलिकुलर मास, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B कैसे निकाल सकते हैं, B का गिवन मास डिवाइडेड बाय B का मोलिकुलर मास, B और ये, और जो वैल्यू है बेटा जी वो यहां पुट कर दीजिए आप, तो क्या आ जाएगा XA। ऐसे ही XB क्या हो सकता है, NB नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। सेम तरीके से आपका चलेगा। बस यहां यह ध्यान रखना है बेटा जी, फ्रैक्शन का मतलब होता है हिस्सेदारी, और हिस्सेदारी हमेशा एक में से आती है, आधा हिस्सा, 1/4, 2/3, 1/3, इस तरीके से है। तो XA प्लस XB ऑलवेज कीप इन माइंड मस्ट बी इक्वल टू 1। तो अगर आपका एक का मोल फ्रैक्शन निकल गया तो दूसरे का कैसे निकल सकता है, आप उसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो। फॉर एग्जांपल मेरा XA निकल गया तो XB क्या हो जाएगा बेटा, 1 माइनस XA, ठीक है।
चलिए एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं बेटा। मान लीजिए मेरे पास 4 ग्राम NaOH है, दैट इज डिसॉल्व इन 180 ग्राम्स ऑफ वाटर। 4 ग्राम NaOH को 180 ग्राम पानी में डिसॉल्व कर दिया। कहता है बताइए मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट क्या होगा, सोलवेंट क्या होगा। पहली बात तो सोल्यूट कौन होगा, हमारा NaOH होगा, और सोलवेंट कौन होगा बेटा जी, हमारा वाटर होगा। तो XA का फॉर्मूला क्या है, A यहां पे हम इसको कंसीडर कर लेते हैं, B इसको कंसीडर कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH बेटा, प्लस यू कैन से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। अभी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH का तरीका क्या है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास आ जाएगा 40, तो इट कम्स आउट टू बी 0.1। और वाटर का क्या हो जाएगा बेटा, गिवन कितना है 180 डिवाइडेड बाय इतने, कम्स आउट टू बी 10। ठीक है, आ रही है बात समझ में। तो अब क्या किया जाए बेटा, मुझे XA निकालना है, तो 0.1 डिवाइडेड बाय 0.1 प्लस 10। ठीक है, आ रही है बात समझ में। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, 0.1 डिवाइडेड बाय 10.1 आपका आंसर आ जाएगा। और जो भी आंसर आए आप उसे क्या करेंगे, XB निकालना है तो 1 माइनस XA कर दे, या कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट करने के लिए आप ऊपर 10 लिखे, नीचे 0.1 और प्लस में 10, दैट इज 10 ओवर 10.1 आ जाएगा। तो यहां से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं या आप सीधा फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। तो दिस इज द वे टू कैलकुलेट योर मोल फ्रैक्शन। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल आप पहले लेक्चर में, पूरा मोल कंसेप्ट का एक लेक्चर हो चुका है बेटा, कैसे निकालते हैं, उसका गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास। तो दिस इज द वे टू हैंडल योर मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अब कुछ इक्वेशंस हैं बेटा जिनकी हमें जरूरत पड़ती है, वो एक बार नोट डाउन कीजिए, फिर न्यूमेरिकल में उन इक्वेशंस का यूज करके भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या है हमारे पास, नंबर 1 M1V1 इज इक्वल टू M2V2। दिस इज कॉल्ड मोलैरिटी इक्वेशन। क्या कहना चाह रहा है बेटा, मान लीजिए मेरे पास कोई सॉल्यूशन है A, उसकी मोलैरिटी मुझे गिवन है और वॉल्यूम गिवन है। अगर मैं उसकी वॉल्यूम चेंज कर दूं तो मोलैरिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, तो इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, आई हैव A हुज मोलैरिटी इज 2। मान लीजिए A है मेरे पास, जिसकी मोलैरिटी कितनी मान ली मैंने, 2 मान ली बेटा जी, और वॉल्यूम कितनी मान ली उसकी, 250 ml वॉल्यूम ले। ठीक है, अब मान लीजिए मेरे पास ये A कंपोनेंट है, ये साइड B है। अब मैं ये चाह रहा हूं कि मुझे मोलैरिटी निकालनी है, अगर उसकी वॉल्यूम 500 ml हो जाए, यानी मैं उसमें 250 ml पानी और डाल दूं 250, तो मोलैरिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो इस फॉर्मूले में पुट करेंगे बेटा जी, 2 × 250 मोलैरिटी वॉल्यूम इज इक्वल टू M2, ये आपको निकालना है, और V2 आपको दे रखा है। तो M2 क्या हो जाएगा बेटा, सीधा सीधा 2 × 250 डिवाइडेड बाय 500 कम्स आउट टू बी 1। तो इस सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी होगी वो 1 आएगी। दिस इज कॉल्ड मोलैरिटी इक्वेशन। ठीक है, ऐसे ही बेटा नॉर्मेलिटी इक्वेशन होती है, सेम तरीके से इंप्लीमेंट होगी, N1V1 इज इक्वल टू N2V2। ठीक है, सेम आपको नॉर्मेलिटी दी जाएगी, वॉल्यूम, 3 चीजें आपको मिलेंगी, 4th वन आपको कैलकुलेट करनी होगी। तो आप जो भी 3 मिले उनकी वैल्यू रख दें, 4th कैलकुलेट हो जाएगी। 3rd जो है बेटा वो है N1V1 प्लस N2V2 इज इक्वल टू N3V3, और यू कैन से V3 क्या होता है, V1 प्लस V2। ये कुछ ऐसा है बेटा, समझिए। कहता है मेरे पास एक सॉल्यूशन है, 250 ml सॉल्यूशन है, जिसकी नॉर्मेलिटी है 2। ठीक है, नॉर्मेलिटी कितनी है, 2 नॉर्मल, सॉल्यूशन कितना है, इतना। एक दूसरा सॉल्यूशन है मेरे पास 500 ml है, और उसकी जो नॉर्मेलिटी है बेटा वो है 3। इन दोनों को मिक्स कर दिया और तीसरा सॉल्यूशन बन गया। इन दोनों को क्या कर दिया हमने, बड़े कंटेनर में मिक्स कर दिया। कहता है बताइए अब इस सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी क्या होगी। देखिए, जब आपने इसे और इसे मिक्स किया, और ये आइडल कंडीशन पे ही होता है। आइडल का मतलब होता है बेटा कि वॉल्यूम मिक्स करने पे चेंज नहीं होती। ठीक है,
यानी कि 250 और 500 जब ये मिक्स हो जाएंगे तो कितना बन जाएगा 750 ml। तो अभी हमें क्या क्या पता है समझिए, हमें ये पता है 250 और हमें ये पता है, प्लस हमें पता है कि N2 कितना है, दैट इज 3, और वॉल्यूम कितनी है 500। N3 निकालना है बेटा जी, और ये क्या है V1 प्लस V2 होता है, दैट इज 750। तो इसे अगर मैं इधर ले जाके डिवाइड कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा 250 मल्टीप्लाइड बाय 2 500 प्लस 1500 डिवाइडेड बाय 750 मींस 2000 डिवाइडेड बाय 750। समथिंग आपकी नॉर्मेलिटी आ जाएगी, ठीक है। तो दिस इज द वे टू सॉल्व थ्रू नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी इक्वेशन। m1v1 इज इक्वल टू m2v2, n1v1 इज इक्वल टू n2v2, n1v1 प्लस m1v1, n1v1 प्लस n2v2 इज इक्वल टू n3v3, और v3 क्या होता है v1 प्लस v2, दैट इज योर मोल फ्रैक्शन। तो एक बार ओवरऑल समझिए बेटा, आज हमने कौन कौन से मेथड पढ़े हैं। सबसे पहले हमने समझा स्ट्रेंथ, सोल्यूट इन ग्राम्स, डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। फिर हमने समझा परसेंटेज, तीन तरीके की, मास बाय मास, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, क्लियर है। फिर हम आगे बेटा पीपीएम पे, 10 की पावर 6 में कितने पार्टिकल्स हैं, दैट इज पीपीएम, ठीक है। फिर मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, तीनों को स्टडी किया हम लोगों ने। उसके बाद फिर हमने पढ़ा मोल फ्रैक्शन, और साथ में हमने इक्वेशन पढ़ी नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी की इक्वेशंस। तो ये जितने भी वे हमने एक्सप्रेस किए हैं बेटा, इसके बाद ही हम सॉल्यूशन के न्यूमेरिकल को डील कर सकते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला आप समझ गए, दैट इज न्यूमेरिकल बेस्ड अपॉन वेरियस वे टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन। तब तक आप एक बार फॉर्मूलाज को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको इन्हीं से रिलेटेड 8 या 10, तकरीबन 8 या 10 या उससे ज्यादा अगर पॉसिबल हुए एक लेक्चर में, तो वो न्यूमेरिकल समझाएंगे कि किस तरीके से सॉल्व करने हैं।